वी हैव गॉट अ वेरी शॉर्ट पैनल, हमारे पास एक छोटा पैनल है और अपनी बात शुरू करने से पहले मैं कुछ कॉन्टेक्स्ट देना चाहता हूँ। पीछे जो लोग हैं वो अगर सेटल डाउन हो जाए तो अच्छा रहेगा। हम एक संदर्भ के साथ अपनी बात शुरू करेंगे ताकि आप लोगों को सवाल पूछने में आसानी हो। और जैसा कि हमने देखा पिछला सेशन काफ़ी इंटरेक्टिव था, लोगों ने सवाल पूछने की कोशिश की। ये काफ़ी महत्वपूर्ण सत्र है। इस सत्र का मुख्य विषय है इंडस्ट्रियलाइजेशन और इनोवेशन। हम थोड़ा पीछे जाकर देखें और उसके बाद अपना सवाल पूछना हम चर्चा शुरू करेंगे। उत्तर प्रदेश मुख्य रूप से कृषि अर्थव्यवस्था है, एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, लेकिन इसके बाद भी यूपी में इंडस्ट्रियलाइजेशन के हमें 3 फेज़ दिखते हैं अलग अलग समय पर, और तीनों फेज़ बड़े इंटरेस्टिंग हैं, उनकी हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। पहला फेज़ इंडस्ट्रियलाइजेशन का तब आता है जब यूपी में पीएसयूज लगाई जाती हैं। वो क्यों लगाई जाती हैं, उनके पीछे क्या वजह थी, कानपुर में ही क्यों कपड़े की मिल लगनी चाहिए थी, झांसी में क्यों नहीं लगी या बांदा में क्यों नहीं लगी, इसकी कोई थ्योरी नहीं थी। वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक वो दौर था जिसमें सरकार उद्योग लगाना चाहती थी। थोड़ा हिस्ट्री में जाए तो हमको दिखाई देता है कि उत्तर प्रदेश में एक बड़े पुराने ऐतिहासिक क्लस्टर थे, 4,000 साल पुराने क्लस्टर, जो सूत और कपास का काम करते थे, और उन्होंने उस इंडस्ट्रियलाइजेशन को सपोर्ट किया था। एक समय के बाद वो इंडस्ट्रियलाइजेशन खत्म हुआ और उत्तर प्रदेश सरकारी कंपनियों का ग्रेवयार्ड हो गया, और आज कानपुर में जितनी चलती हुई मिलें हैं उससे ज़्यादा बंद की हुई मिलें हैं वो दिखाई देती हैं। दूसरा इंडस्ट्रियलाइजेशन यूपी में शुरू होता है उस समय जब सरकारें खुद अपने इंडस्ट्रियल जोन्स बनाना शुरू करती हैं। हमें उम्मीद थी कि यूपीएसआईडीसी से कोई प्रतिनिधि हमारे सामने होगा और हम उनसे पूछ पाएंगे कि आखिर ये जो जोन बेस्ड और इंडस्ट्रियल जोन बनाकर इंडस्ट्रियलाइजेशन यूपी में हुआ था वो कितना सफल हुआ। दूसरा लेवल वो था जिस समय इंडस्ट्रियल जोन बनाए गए यूपी में अलग अलग जगहों पर, उसकी भी थ्योरी समझ में नहीं आई। कहीं सड़क नहीं थी पर इंडस्ट्री का जोन बना दिया गया था, कहीं बिजली नहीं थी लेकिन वहाँ पर इंडस्ट्री को ज़मीन अलॉट कर दी गई थी, और वो जोन्स, उसमें से आधे से ज़्यादा इंडस्ट्रियल जोन्स चले नहीं, खाली पड़े रहे। और संयोग की बात है कि नोएडा की स्थापना की गई थी इंडस्ट्री के लिए, और 70% नोएडा रेजिडेंशियल हो गया, 70% प्लॉट्स वहाँ रेजिडेंशियल हो गए। तो हमने एक ये चैलेंज देखा उत्तर प्रदेश के इंडस्ट्रियलाइजेशन में। और तीसरा बड़ा दौर तब आता है 90 के बाद, जब सर्विसेज सेक्टर ग्रो करता है, और उसके बाद एक नए तरीके का इंडस्ट्रियलाइजेशन दिखाई देता है जिसमें प्राइवेट सेक्टर अपनी सुविधा से बाजारों के पास, कच्चे माल के पास, इंफ्रास्ट्रक्चर के पास जाकर अपनी इंडस्ट्री लगाता है, और एक फ्री इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है जिसमें सरकार आपको ये नहीं बताती कि आपको बांदा में या नोएडा में ही फैक्ट्री लगानी है। और इसलिए बीएल एग्रो बरेली में फैक्ट्री लगाता है जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन कम था, या उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों में लगता है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम अपनी बात शुरू करेंगे। हमारे साथ 2 मेहमान हैं। खालिद साहब जो कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से आते हैं, जो हमारे सर्विसेज का और ग्रोथ का नया पार्ट है, और हमारे साथ खंडेलवाल जी हैं बीएल एग्रो के। मेरा पहला सवाल जहाँ से हम शुरू करेंगे, क्योंकि उद्योग की बात हमेशा रोजगार से शुरू होती है, अगर खंडेलवाल साहब मैं आपसे पूछूं और आप यहाँ लोगों को बताएं कि आप कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं, आपकी इंडस्ट्री कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है? अगर आज के कॉन्सेप्ट में देखें तो जो परमानेंट हमारे एम्प्लॉई हैं वो 1600 हैं, और जो हमारे एफिलिएटेड एम्प्लॉयज़ हैं वो 5000 के आसपास, 5000 के आसपास। खालिद साहब आप? सब थैंक यू यहाँ पर बुलाने के लिए। और मेरा रियल इस्टेट का बिज़नेस है जिसमें मेरा तकरीबन 5000 से 6000 लोगों का टोटल वर्कफोर्स होगी, जिसमें 1000 से 1200 लोग परमानेंट एम्प्लॉय होंगे और बाकी डेली वेजेस या साइट के स्टाफ होगा। हमारे पास 2 ऐसे पैनलिस्ट हैं। बीएल एग्रो मूलतः एडिबल ऑयल में है, और ये एक ऐसी ब्रिक एंड मोर्टार कंपनी है, इसको अगर हम आधुनिक अर्थशास्त्र की भाषा में बात करें, जो एग्रीकल्चर से कनेक्टेड है। और जिस फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को आगे ले जाने की बात हम पिछले 5-6 साल से कर रहे थे, बीएल एग्रो दरअसल वही कर रही है। और दूसरा हमारे पास कंस्ट्रक्शन है, रियल एस्टेट इंडस्ट्री है। एक सवाल बार बार उठता है, और ये चर्चा आज से 5-7 साल पहले, 8 साल पहले नहीं होती थी, पिछले 7-8 साल में चर्चा होना शुरू हुई कि समथिंग टू ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता है, काम करने की, कुछ कारोबार करने की, धंधा करने की, उद्योग करने की कुछ आसानी होती है। हम अक्सर ये देखते हैं कि जब भी ये रैंकिंग आती है तो उत्तर प्रदेश उसमें काफ़ी नीचे दिखता है। आप इतने साल, आपको काफ़ी लगभग 1 दशक हो गया है इस उद्योग में, और काफ़ी आधुनिक फैक्ट्री आप चला रहे हैं। आप अपना अनईज ऑफ डूइंग बिजनेस का कोई सबसे ख़राब एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, जब आपको सबसे ज़्यादा परेशानी हुई हो सरकार के काम से? देखिए, एज ए इंडस्ट्री से मैं मानता हूँ कि जब मैंने इंडस्ट्री में कदम रखी दिया तो मुझे किसी भी परेशानी के लिए अपने आप को तैयार रखना चाहिए। इसलिए मैं किसी भी परेशानी को परेशानी की तरह नहीं महसूस करता, उसे भी अपॉर्चुनिटी मानता हूँ।
मैं नहीं मानता कि कोई परेशानी विशेष है। विशेष रूप से जो सबसे विशेष बात मैंने पिछले 5-4 साल में महसूस की कि जो बिल्कुल इच्छा शक्ति समाप्त हो गई थी इंडस्ट्री वालों की कि अब इंडस्ट्री लगाएंगे ही नहीं, वो धीरे धीरे वापस आ रही है। पहले के ज़माने की हम बात करें, अगर आज से 10 साल 8 साल पुरानी बात करें, तो जो आईएएस लॉबी थी या जो आईपीएस लॉबी थी, वो कोई बात हमारी सुनना नहीं चाहती थी, लेकिन अब सुन रही है। 2012 में जब से अखिलेश जी आए हैं, इन्होंने बहुत लाजवाब पॉलिसी क्या कहते हैं लाए हैं। 2012 की जो इकोनॉमिकल पॉलिसी इतनी बढ़िया है कि मैंने अपने जीवन में नहीं देखी कभी। ये और बात है कि कौन कितना कर पाया। जो विशेष बात मैं शेयर करना चाहूँगा कि जो इच्छा शक्ति है इंडस्ट्रीज़ की, वो ही नहीं है। ये आप कंफर्म जानिए कि यहाँ पे जो सिचुएशंस है वो फेवरेबल नहीं है। अनफेवरेबल कंडीशंस में ही आपको इंडस्ट्री चलानी है। तो ये बात कहना है कि कौन सी सिचुएशन बहुत ख़राब है, कौन सी सिचुएशन में कम ख़राब है, ये इसका कोई लाभ शायद किसी को मिलने वाला नहीं है, ना स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स को तो ये बात समझ लेना चाहिए कि अगर इंडस्ट्री लगाने का उनका मन है तो उसके लिए तैयार हैं। इट इज़ नॉट ए ईजी जॉब। ये बिल्कुल सर्विस जैसा नहीं, इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट जॉब। खालिद साहब, मेरा सवाल आपसे है क्योंकि आप बहुत चैलेंजिंग इंडस्ट्री में हैं। ये इंडस्ट्री इकोनॉमी के स्लो डाउन में बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे मूव करती है और इसके साथ बड़े इश्यूज़ हैं, रेगुलेशंस के भी बहुत बड़े इश्यूज़ हैं, ट्रांसपेरेंसी के। आपका अनुभव क्या है इस मामले में? आपका तजुर्बा क्या है उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रियलाइजेशन और इन्वेस्टमेंट में ईज़ का, आसानी का? सब इसके मैं ये कहना चाहूँगा कि इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। अगर आप एक रीसेंट टाइम्स में हुआ हम हाउसिंग से रिलेटेड अगर बात करें तो रीसेंट टाइम में हुए डेवलपमेंट को अगर आप देखेंगे तो मैं ये मानता हूँ कि पिछले 3-4 साल में हाउसिंग में जितना काम हुआ उतना पिछले 12-15 सालों में नहीं हुआ था। इस गवर्नमेंट में हाउसिंग पॉलिसी हो, अपार्टमेंट एक्ट हो, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी हो, बिल्डिंग बाय लॉज हो, इंटीग्रेटेड टाउनशिप पॉलिसीज़ हो, इसमें बहुत काम इस गवर्नमेंट ने इस बिज़नेस को ईज़ करने के लिए और इसको सपोर्ट करने के लिए किया। देयर इज़ नो सेकंड थॉट एंड डाउट अबाउट दैट। जो नेगेटिव एस्पेक्ट है जिसको मैं ज़रूर कहना चाहूँगा वो ये है कि जो यहाँ पे बिज़नेस करने में आदमी को थोड़ी सी जो हम लोगों को जो और बेहतरी हो सकती है जिसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। ये जो काम पिछले 4 साल में हुआ, ये शायद वो 10-12 साल का गैप था जो पिछले 4 साल में हुआ। जो ये टाइम लैग है, ये टाइम लैग कहीं ना कहीं बिज़नेस का, अपॉर्चुनिटी का और स्टेट का एक लॉस है जिसको शायद आज ये जो हमारा सिस्टम है वो उसको उतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता जितना सीरियसली उसको लेना चाहिए। जैसा भाई साहब ने कहा, बात बिल्कुल ठीक है कि हम लोग हर हालात और हर परिस्थितियों के लिए तैयार होते हैं, बिज़नेस में आते हैं, लेकिन उन परिस्थितियों को कैसे सुधारा जाए इसके ऊपर काफ़ी चिंता करने की और इसके ऊपर एक सोच बनाने की ज़रूरत है कि हमारा सिस्टम कैसे ज़्यादा सपोर्टिव हो। और उत्तर प्रदेश में ये मानता हूँ कि एक बहुत अपॉर्चुनिटी का स्टेट है। यहाँ पे चाहे आप मैन पावर की बात कहें या पॉपुलेशन की बात करें और या यहाँ पे कंसल्टेंट्स की बात करें, चाहे वो मेरे हिसाब से बहुत इंटेलिजेंट और स्मार्ट कंसल्टेंट्स हैं, बहुत अच्छी स्किल्ड मैन पावर है। हम इन सब सारी चीज़ों को और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं और शायद अपने इन सब जो क्लियरेंसेस, जैसे आपने पूछा कि परेशानियाँ क्या होती हैं रियल एस्टेट के बिज़नेस में, क्योंकि हमारे 10 एजेंसीज़ 12 एजेंसीज़ इन्वॉल्व हैं, सब जगह के सैंक्शंस हैं, सब जगह के क्लियरेंसेस हैं। आज हम वर्ल्ड ओवर सिंगल विंडो क्लियरेंस की बात करते हैं। आज शायद अगर उस सिंगल विंडो क्लियरेंस की लाइन के ऊपर हम चलें, एक अच्छे काम करने वालों को सपोर्ट करने की बात करें और अपना सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग करें कि जिससे जो गलत चीज़ें और गलत एस्पेक्ट्स इस बिज़नेस के हैं उनको रोका जा सके और सिस्टम बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो, एनर्जी सिंक्रोनाइज्ड हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम की हो, पॉलिटिकल सिस्टम की हो या एंटरप्रेन्योर की हो, वो सारी एनर्जी सिंक्रोनाइज्ड हो, तो मुझे लगता है शायद हम लोग इससे बहुत ज़्यादा अचीव कर सकते हैं जो आज कर पा रहे हैं। खालिद साहब बता रहे थे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भारत में रोजगार देने वाली सबसे बड़ी इंडस्ट्री है ट्रेडिंग के बाद। ट्रेडिंग भारत का सबसे बड़ा हिस्सा है, तो 30% जीडीपी में रखता है हिस्सा, उसके बाद कंस्ट्रक्शन है। पर कंस्ट्रक्शन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सबसे ज़्यादा रेगुलेशन इस इंडस्ट्री पर है, सबसे ज़्यादा अप्रूवल्स इनके पास हैं, इनको के सामने आते हैं। इसके बाद भी इसी इंडस्ट्री से सबसे ज़्यादा रोजगार निकलता है। मैं खंडेलवाल साहब के पास एक सवाल लेकर आऊँगा कि 2-3 चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं जिन पे हम लगातार चर्चा करते हैं कि किसी भी प्रदेश में निवेश
दो तीन वजहों से नहीं होता, क्योंकि अब हम इतना बड़ा देश हो चुके हैं, इतना बड़ा बाजार है, कंजम्पशन की पावर सब जगह है, जीडीपी में 67% कंजम्पशन है। तो कंजम्पशन तो मिजोरम मणिपुर में भी है और कंजम्पशन गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में भी है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चैलेंज होता है कि जो कॉस्ट ऑफ एंट्री इनटू द इंडस्ट्री है, काम शुरू करने की लागत। और जब भी हम ये रैंकिंग करने की कोशिश करते हैं और भारत में ये देखते हैं कि किस राज्य में कारोबार शुरू करना आसान है, चलाना तो बाजार के ऊपर निर्भर करता है। अगर आपको बाजार से डिमांड मिलेगी तो आप सस्टेन करेंगे, नहीं तो बंद कर देंगे। पर एंट्री करना कारोबार में, बिजनेस में, इंडस्ट्री लगाना, इस हिसाब से उत्तर प्रदेश के बारे में आपका क्या अनुभव है? और खासतौर पर पिछले 5-6 सालों में, 7 सालों में आपको लगता है कि यहाँ जो कॉस्ट ऑफ एंट्री है इनटू द इंडस्ट्री वो कितनी बदली है? कॉस्ट ऑफ एंट्री की अगर हम बात करेंगे तो इसमें इसके परिप्रेक्ष्य में पहले पीछे जाना पड़ेगा कि हम वहीं पर इंडस्ट्री ला सकते हैं जहाँ पर या तो हम पे रॉ मटेरियल हो या मार्केट हो। तो मार्केट की पूरी क्या कहते हैं अवेलेबिलिटी है, हम 24-25 करोड़ लोगों को हम के लिए हमको उत्पादन करना है। तो ये एक्चुअल में हमारा मार्केट है। मार्केट के हिसाब से कि जो वॉल्यूम है उसके हिसाब से जो कॉस्ट है एंट्री की वो नगण्य है। और ये हमको लगता है कि उत्तर प्रदेश में दिक्कत है। हो सकता है कि हम अगर गुजरात जाएं तो वहाँ भी ऐसा लगे। ये हर जगह की प्रॉब्लम है। जो मुख्य प्रॉब्लम यहाँ की है वो अनइक्वल प्लेइंग फील्ड है, जो उत्तर प्रदेश, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में एक ही तरीके की बहुत सारी इंडस्ट्री नहीं सर्वाइव कर रही है, कोई इंडस्ट्री आने के बाद नहीं रह पा रही। जिसके बारे में आप इंगित करना चाहते हो वो यहाँ अनइक्वलिटी है। एक व्यक्ति जिस कंडीशन में काम करता है, दूसरा व्यक्ति उसको अवॉइड करके काम कर सकता है। मैं अगर फूड इंडस्ट्री की बात करूँ तो 34 लाइसेंस हैं, लेकिन ऐसा भी है कि कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के काम कर सकता है। अगर मैं ये बात करूं कि मुझको जो है करीबन 50 करोड़ का रेवेन्यू गवर्नमेंट को जो है इकट्ठा करके देना है, तो कोई ऐसा व्यक्ति जो बिना रेवेन्यू काम करे वो भी सर्वाइव कर सकता है। लेकिन पहले से कंडीशंस बेटर हुई हैं। कोई ना कोई तो वजह रही कि हम पीछे रह गए, और वो कंडीशन पहले के मुकाबले में धीरे धीरे ठीक हो रही है, ये मैं कहना चाहूँगा। मैं इसका दूसरा सवाल खालिद साहब आपके पास लेके आऊँगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन में इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट का जो दूसरा बड़ा पहलू होता है, एक हम कॉस्ट ऑफ एंट्री लेते हैं और दूसरा बड़ा पहलू लेते हैं कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस। जो सरकार के नियम है, रेगुलेशन है, टैक्सेशन है, उनकी कंप्लायंस की कॉस्ट क्या है और वो एक बड़ी कॉस्ट है इंडिया में। डिफरेंट इंडस्ट्री में 15 से 20% तक आपको केवल सरकारी नियमों के कंप्लायंस पे खर्च करना पड़ता है। और जब अभी अगला सवाल आपसे जीएसटी पर करेंगे तो इस पर आगे आएंगे। इस स्थिति में सिर्फ आपके उद्योग में ही नहीं, चूँकि आप बाकी उद्योगों से भी, बाकी इंडस्ट्री से भी इंटरेक्ट कर रहे होंगे, बात कर रहे होंगे, कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस में उत्तर प्रदेश कहाँ खड़ा है आपके हिसाब से? और फ्यूचर में आपको क्या लगता है, कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस कम होगी या नहीं? सब कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस तो मुझे लगता है नेशनली आज की तारीख में आप अगर देखें तो ख़ासतौर से जीएसटी आने के बाद और जीएसटी आने के पहले भी जो हमारे यहाँ वैट जो एक ऐसी चीज़ है जो स्टेट का सब्जेक्ट मेजरली रहा है, बाकी सारी चीज़ें तो सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं जो यूनिफॉर्म है। वैट एक सब्जेक्ट है जो स्टेट सब्जेक्ट है, उसमें भी उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी काफ़ी स्टेट्स में आया था, जिसमें उत्तर प्रदेश भी एक स्टेट है जिसमें हम लोग के यहाँ रियल एस्टेट के ऊपर या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर बहुत अच्छी कंपाउंडिंग की पॉलिसी गवर्नमेंट ने लाई थी, जिसकी वजह से वो चीज़ें काफ़ी सिंप्लीफाइड, कंप्लायंस की कॉस्ट और कंप्लायंस का जो ओवरऑल सिस्टम है वो काफ़ी सिंप्लीफाइड रहा, जिसमें कोई ऐसी बहुत तकलीफ यहाँ नहीं रही। तो क्विक सवाल, उसके बाद फिर हम ऑडियंस के पास पहुँचेंगे। घनश्याम जी, जीएसटी अभी बीच में है, थोड़ा सा रफ्तार शुरुआत में तेज़ थी, अब धीमी पड़ गई। अगले साल 1 अप्रैल से आएगा कि नहीं, इस पे थोड़ी चर्चा चल रही। आपको क्या लगता है, आपने अपने लेवल पर जीएसटी पे अपने लेवल पे रिसर्च किया होगा, क्योंकि आप एक बड़े कंज्यूमर प्रोडक्ट के प्रोड्यूसर हैं, कितनी होप आपको लगती है? क्या ये कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस दूर कम करेगा? क्या आपको लगता है कि एक्चुअल टैक्स बर्डन इससे कम होगा? क्या इससे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगी? मैंने पहले ही आपसे रिक्वेस्ट की थी कि जो अनइक्वल प्लेइंग फील्ड है ये हिंदुस्तान के ट्रेड का या इंडस्ट्री की सबसे ख़राब पार्ट है। अगरचे हम इक्वल प्लेइंग फील्ड पर दो लोगों को दौड़ाएंगे तो हमें ये पता लगेगा कि हमें दौड़ कहाँ तक जानी है, कितना आगे बढ़ना है और क्या कंपटीशन करना है। अभी बिल्कुल अनइक्वल, मैंने बताया, जो चूँकि फील्ड है, जो जैसे ये जीएसटी आएगी वैसे ये अनइक्वल फील्ड का 80% तो एक बार में ही साफ़ हो जाएगा। जो रेवेन्यू है, मुझको लगता है कि अगर यही रेट ऑफ टैक्स जो लगे हैं वो लगे रहे तो कम से कम रेवेन्यू डबल हो जाएगा। अगर ये रेवेन्यू डबल होगा तो सभी इंफ्रास्ट्रक्चर हो या किसी भी चीज़ में हो, सब में फ़ायदा मिलने वाला है। जीएसटी में कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा गया जिसकी वजह से कोई बहुत बेहतर बेईमानी कर सके। जो आपने हर्डल की बात की तो आपने कहा तो बता दूँ, ये हर्डल सबसे बड़ा
शौक तकलीफ तब होती है ना कि आपने इंडस्ट्री लगाई, आपने सारे नियम क्या कहते हैं कानून का जो है पालन किया, कोई बगल में आया और आपको धीमे से चपत लगा के वो चला गया, तो आपको पता नहीं लगा, आपको लगता है कि आप ठगे गए। जब तक ये बात नहीं पैदा होगी इंडस्ट्री में कि आप ठगे नहीं गए, आपने इंडस्ट्री लगा के देश की सेवा की, प्रदेश की सेवा की, आपको रिकग्निशन नहीं मिलेगा, जब तक वास्तव में कोई नहीं पहचानेगा कि जो आपकी मेहनत है उसकी भी कोई वैल्यू है। बस वही क्या कहते हैं एक थ्रेट है, वही परेशानी है। और मैं चूँकि मैं हमेशा कुछ ऐसे से जुड़ा रहा, मैं 5 साल पहले भी मैंने कहा कि और कुछ नहीं है इंडस्ट्री की दिक्कत, इच्छा शक्ति लोग ख़त्म हो गई। एक वो ज़माना था जब ये कहा जाता था कि बैंक वाले के साथ लड़के की शादी कर दो, किसी अध्यापक के साथ कर दो, इंडस्ट्रीज के साथ मत करना। अगर आपको जिंदा मौत करनी है तो वो इंडस्ट्री है। वो स्थिति से हम अब बहुत आगे आ गए हैं। हमें नहीं लगता कि हमें वो पुरानी वो जो ख़राब हमारा इतिहास है उसको बार बार दोहराना चाहिए। चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, पिछले 5 साल में मैं लगातार देख रहा हूँ हर व्यक्ति बेहतरी की बात कर रहा है, अच्छी की बात कर रहा है। और सबसे अच्छी बात यह कि अच्छे उत्पादों की बात हो रही है। अगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मेरा प्लांट एशिया का बेस्ट प्लांट है, तो कहीं माल बिकता होगा तभी तो लगा पाया। अगर मैं एशिया का बेस्ट प्लांट लगाऊंगा तो मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मुझे उस लगातार हर साल क्या कहते हैं अपने प्लांट को डेढ़ा या दूना करना पड़ता है, क्योंकि उसी हिसाब से डिमांड बढ़े। खालिद साहब, डिमोनेटाइजेशन एक शॉक की तरह आया, एक बड़ा डिस्ट्रप्शन आया, और आपकी इंडस्ट्री इस मामले में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में रहती है, क्योंकि माना जाता है कि प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट जो है वो इंडिया में ब्लैक मनी का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट भी है और सोर्स भी है। अगर हम इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव पहलू है ये हम छोड़ दें कि कितना ब्लैक मनी है या नहीं है कुल बिजनेस पर आप कितना इम्पैक्ट देखते हैं, और आपको क्या लगता है कब तक 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में चीज़ें रिकवर करेंगी? सब इसको थोड़ा सा पहले से मैं कहूँगा, आपने हालांकि उसको कहा कि उसके ऊपर डिस्कशन करने की बहुत ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से वो सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं होता है। मेरा मानना ये है कि रियल एस्टेट में डिमोनेटाइजेशन से, अगर आप कहें, जो ख़ास तौर से इसमें मीडिया ने बहुत ज़्यादा लिखा और बहुत ज़्यादा ये स्पेकुलेट किया जा रहा है कि रियल एस्टेट पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने जा रहा है डिमोनेटाइजेशन से या ब्लैक मनी की कोई ऐसे सिस्टम से, मैं खाली उसको क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि रियल एस्टेट में अगर कोई सबसे ज़्यादा ब्लैक मनी को कंट्रोल करने के लिए कोई प्रोविज़न पिछले 10 सालों में आया है तो आर्टिकल 50C में जो ब्लैक मनी को कर्टेल करने का जो एक एक्ट था, उसने जो रोल प्ले किया है उससे ज़्यादा रोल डिमोनेटाइजेशन नहीं करेगा, व्हाट आई फील। नंबर 2, रियल एस्टेट पिछले 3-4 सालों से अगर आप इसको असेस करेंगे तो 80% वॉल्यूम रियल एस्टेट में मिड और अफोर्डेबल सेक्टर में है, 20% ही वॉल्यूम प्रीमियम या लग्जरी सेगमेंट में है। ये 80% वो सेगमेंट है जो टोटल चेक बेस्ड है, टोटल हाउसिंग लोन बेस्ड है और टोटल बैंक की इकॉनमी बेस्ड है। जिस सेगमेंट में 80% वॉल्यूम में कैश का इन्वॉल्वमेंट ना हो, उस सेगमेंट में ये एक्सपेक्ट करना कि उसमें डिमोनेटाइजेशन के बाद ब्लैक मनी के इम्पैक्ट से कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव इफेक्ट रियल एस्टेट पे आएगा, दिस आई फेल टू अंडरस्टैंड वाई। रीज़न तो सबके हो सकते हैं, इफेक्ट क्या होगा ये वक्त आने पे पता चलेगा। आज तो इसमें कोई दो राय नहीं कि मार्केट के सेंटिमेंट्स हिट हैं, लोग आज की तारीख में वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में हैं, कोई नई बाइंग या कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। 3-4 महीने बाय द एंड ऑफ फरवरी और मार्च सिचुएशन स्टेबल हो जाएगी। बट आई एम प्रिटी श्योर कि जो सेगमेंट अफोर्डेबल और मिडिल सेगमेंट जहाँ पे 80% वॉल्यूम था उसके ऊपर बेटरमेंट होगा, उसमें कहीं पे कोई चीज़ ख़राब नहीं होने वाली, क्योंकि इससे बैंकिंग इकॉनमी या बैंकिंग सिस्टम या पेइंग कैपेसिटी या हाउसिंग लोन या इंटरेस्ट रेट, ये सारे कस्टमर के फेवर में होने वाली चीज़ें हैं, कस्टमर के अगेंस्ट में होने वाली चीज़ें नहीं। ये सारे ट्रेड को सपोर्ट करेंगे, ट्रेड को हैम्पर नहीं करेंगे। 2-4-6 महीने की जो सिचुएशन है वो ज़रूर आज की तारीख में ऐसी है जिसमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाला मैटर है। खालिद साहब इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन के साथ जो तर्क दिए जा रहे हैं वो ये कहे दिए जा रहे हैं कि इसके बाद प्रॉपर्टी की प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिरेंगी। मुझे लगता है खालिद साहब का कहने का मतलब है कि इस पूरी प्रोसेस का कोई असर ही नहीं पड़ने वाला है 80% प्रॉपर्टी की डिमांड पर, ऐसा आप कहना चाहते हैं, और इसलिए आपको लगता है कि वहाँ प्रॉपर्टी की प्राइसेस क्रैश नहीं होंगी। इंपॉर्टेंट इंसाइट है हमारे लिए। दूसरा सवाल डिमोनेटाइजेशन से जुड़ा हुआ आपके लिए, क्योंकि आप जिस कमोडिटी में डील कर रहे हैं वो बहुत बल्क कमोडिटी है और वो डेली कंजम्पशन की कमोडिटी है, एडिबल ऑयल। आपको किस तरीके का असर दिखाई देता है इस नोटबंदी का अभी फिलहाल आपके अपने कारोबार पर अगले 2-3 महीने के लिए? डिमोनेटाइजेशन में फिर मैं कह रहा हूँ हमें फिर एक नई दिशा मिल गई।
इसको आप डीमोनेटाइजेशन कर रहे हैं, मैं इसको प्रमाणीकरण कह रहा हूँ। थोड़ा फ़र्क है, आपकी मुद्रा थी, आपके लोग थे, आपकी चीज़ थी, बैंक में चली गई, दोबारा से आ गई, ना किसी का नफ़ा हुआ ना किसी का नुकसान हुआ। ये हाय तौबा क्यों है, ये समझने की आवश्यकता है। लाइन में मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो 40% लोग हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, इनको 5,000 से कम पैसा चाहिए, उनको क्या कष्ट है। बाकी सब लोग जो है 2.5 लाख से कम के उसमें हैं, स्लैब में हैं, उनको क्या कष्ट हो सकता है, उनको तो 20,000 रुपये महीना ही चाहिए भाई, उतना मिल रहा है। बाकी अब पर रह गए 1.25 करोड़ व्यक्ति, उनको कष्ट होना चाहिए। तो ये कष्ट क्यों हो रहा है, ये देखने की आवश्यकता। मेरा ये मानना है, मैंने एक बार कहा भी है कि अगर कोई भी एक्शन हो रहा है तो पहले ये देखा जाए एक्शन हुआ क्यों, इसके पीछे कॉज क्या है। मैं फिर ये बात कहना चाहता हूँ, द ऑल लॉज आर मेंट फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। आपने लगातार लॉज को ब्रेक किया, आपने लगातार कानून की बात नहीं मानी, कानून के को तोड़ा, तो ये पाप का घड़ा भर गया और ये फूट गया। और ये उन्हीं पर फूटा जिन्होंने लॉस के साथ नहीं थे। मैं कहना चाहूँगा, मेरी सेल, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी सेल 40% प्राइस में, बिकॉज मेरे यहाँ इससे पहले कोई ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं थी। मेरे हर एम्प्लॉय का जो है बैंक अकाउंट है। मेरी पूरी अगर 2500 करोड़ का मेरी सेल है तो उसकी टोटल जो कैश बुक है वो 12 पन्ने की है। तो क्या ज़रूरत है हमें, बैंक्स मौजूद हैं, ATMs मौजूद है, सब कुछ तो मौजूद है। बार बार आपसे प्रधानमंत्री कह रहा है कि खाता खोलिए, बार बार आपसे कह रहा है कि भाई आप लॉ को फॉलो कीजिए। तो अगर लॉ को जिसने फॉलो किया उसको कोई कष्ट नहीं है, जिसने लॉ को फॉलो नहीं किया तो ये बहुत कड़वी दवा है, लेकिन बहुत बढ़िया असर करेगी, बहुत दूर तक जाएगी। ये बहुत अच्छा होगा। जिसको भी आज कष्ट हो रहा है, वो कष्ट होना जरूरी है। हर अच्छे कार्य से पहले कष्ट होता है, ये पूरा इतिहास बताता है। लेकिन एज इंडस्ट्रीज मुझको लगता है कि नहीं, एज ए मिडिल क्लास इंडस्ट्रीज मुझको लगता है कि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिससे कुछ कष्ट हो। So now I'll open floor for questions, and I'll request that there should not be a political question, rather than we can हम सवाल पूछें यूपी के इंडस्ट्रियलाइजेशन से जुड़े हुए तो ज़्यादा अच्छा है। आप अपना परिचय भी दे दें और ये बताएं कि आपका सवाल किसके लिए। अंशुमान जी, मैं IP सिंह हूँ, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूँ। और आज जो इस शहर का, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ग्रुप है शालीमार ग्रुप, उसके डायरेक्टर खालिद मसूद साहब सामने बैठे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता खालिद मसूद साहब से जानना चाहती है कि कौन सा अर्थशास्त्र आपने प्रयोग किया कि मात्र 10 से 12 साल के अंदर आपकी हैसियत दिन रात दुगनी बढ़ के 60,000 करोड़ से ज़्यादा की हो गई। आपके शालीमार ग्रुप पर जो रेड हुई 9 जून 2015 को, तो हज़ारों करोड़ रुपए कैश बरामद हुए। आप दुबई से लेकर तमाम जगह आपकी कंपनियां काम करती हैं। और कुछ वर्ष पहले की बात है कि आपके शालीमार ग्रुप का एक कर्मचारी जो ISI का एजेंट था, एनेक्सी जो मुख्यमंत्री का ऑफिस होता है वहाँ काम करते पकड़ा गया था। आपको ये बताना होगा कि कैसे नौकरशाही से लेके और राजनीतिक लोगों का धन आपके यहाँ लगा और दिन रात इतनी बड़ी एम्पायर आपने खड़ी कर ली कि आज पूरा शहर आपकी इमारतों को ऐसे सिर उठाकर देखता है। अब बहुत आश्चर्य होता है, काश ये अर्थशास्त्र आप और संजय सेठ जो आपके पार्टनर हैं, दोनों लोग अगर उत्तर प्रदेश की जनता को बताते तो गरीबी भी दूर होती और कुछ शहरों का भी और विकास होता। सब पूरा सवाल, आपको कोई सवाल बाकी तो नहीं रह गया? अब पूरा जवाब भी सुनिएगा। आपने कहा 10 साल, मेरी पहली मुलाकात है, मैं तो कभी देखा भी नहीं था। मैं समझता था कोई बुजुर्ग खालिद मसूद होंगे। नहीं, सिंह साहब जवाब लेकिन पूरा दे दूं। वैसे तो ये पर्सनल सवाल है, लेकिन फिर भी जवाब आपको, आपने पब्लिक फोरम पे पूछा, पूरा दे दूं। आपने 10 साल कहा। मैं पहले आपको बता दूं, बनारस का मैं रहने वाला हूं और हमारे ग्रैंडफादर अपने जोन के 10 साल सबसे बड़े इनकम टैक्स के पे ही रहे बनारस में। आज भी रिकॉर्ड में उनके अवार्ड मेंशन्ड हैं, आपको डिटेल भिजवा दूंगा। नंबर 1। नंबर 2, मैंने बिजनेस मुझे शुरू किए हुए 18 साल हुआ। 25 प्रोजेक्ट किए होंगे आज तक, 30 लखनऊ में तकरीबन और 2-3 NCR में।
और अगर आप वेबसाइट पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं देखिएगा तो ऊपर वाले का एहसान है और आप लोगों की दुआएं रहीं। 1997 से लेकर के आज तक, चाहे वो ग्लास का बिजनेस हो या रियल एस्टेट रहा हो, कोई एक साल भी ऐसा नहीं रहा है जिसमें हमारा ग्रोथ का पैटर्न कहीं 19 रहा हो। सरकारें बहुत सी आईं, बहुत सी गईं, और ट्रेड भी हमारे बहुत से रहे, बहुत से किए। तीसरा सवाल जो आपने कहा कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट में एक कोई आईएसआई का एजेंट पकड़ा गया था, तो उस टाइम में एटीएस के यहाँ पे चीफ जितने भी थे और बीएसपी की सरकार थी, अगर आप पूछेंगे तो मुझे उसको अरेस्ट कराने के लिए इनाम नहीं दिया था पब्लिकली, बाकी उस फोरम ने हर काम किया था। उसको कमरे में बंद करके अरेस्ट कराने वाले हम थे, उसको कहीं से किसी ने अरेस्ट नहीं किया था। और ये सारी डिटेल एटीएस के पास अवेलेबल है, कभी आप मालूम करेंगे तो बीजेपी ऑफिस से बहुत दूर नहीं है एटीएस का ऑफिस, आपको मालूम पड़ जाएगा कि उसमें हमारी क्या भूमिका थी। और आज भी जो अधिकारी थे वो आज की तारीख में आप पूछेंगे तो वो हमारी आपको सराहना ही करते हुए मिलेंगे। और ना वो पहले मेरे रिश्तेदार थे और ना आज मेरे रिश्तेदार हैं। आज भी आपसे मेरी पहली मुलाकात है, और जब वो हुआ था, जब ये कांड हमारे यहाँ, तब भी वो जो ऑफिसर्स उस दिन इन्वॉल्व थे उनसे मेरी पहली ही मुलाकात थी। मैं जानता भी नहीं था उनको, और उसके बाद भी अगर शायद हमारे यहाँ का ये भूमिका ना होती तो वो पकड़ा भी न जाता। ये बात अलग है कि आज आपने इस बात पब्लिक फोरम पे कही तो मैंने उसका जवाब दिया, वरना मैं कभी देता नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने सिक्योरिटी रीज़न से उसकी मुझसे बोलने के लिए उस टाइम में मना किया हुआ था। लेकिन आप पूछेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आज भी वो लोग यहीं शहर में मौजूद हैं। थैंक यू। हेलो। एक सवाल पीछे से। हाँ जी, मैं केएल गुप्ता हूँ, जी। रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर। खालिद भाई से एक क्वेश्चन पूछना है, जबकि ये पूछना है कि रियल इस्टेट का रेगुलेटरी अथॉरिटी जो बन रही है, एक्ट बना है, एक्चुअली प्रॉब्लम रियल इस्टेट की और चीज़ें तो छोड़िए, जो आपने बताया डिमोनेटाइजेशन, और आपने पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछ दिया बीजेपी ने। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि जो कॉस्ट एंड टाइम ओवररन है आपके यहाँ, जैसे नॉर्मली हर आदमी मकान अपना साल 1.5 साल में बना लेता है, फ्लैट्स आप बना रहे हैं मल्टी स्टोरी तो 3 साल में बना सकते हैं, पर हम लोग जो पैसा जमा करते हैं 7-8 साल 10 साल लग जाता है, उसमें ना कोई आप ब्याज देते हैं ना उसका कोई रिटर्न मिलता है, और हमको ब्याज बैंकों को देते रहना पड़ता है। तो ये जो रेगुलेटरी अथॉरिटी बनी है, तो क्या इसमें जो आप लोग पैसे टाइम, जैसे होता क्या, पैसा हमारा आपने इस प्रोजेक्ट के लिया, दूसरे में डाइवर्ट कर दिया, अब ये कह रहे हैं कि 80-90% पैसा उसी में रखो और मत डाइवर्ट करो, टाइमली दो, ब्याज दो, क्या ये आप कर पाएंगे और इससे टाइमली पोजीशन देने में आसानी होगी? ये पूछना था। साहब, ये जो रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट आया है, मेरे हिसाब से ये कंज्यूमर्स के लिए एक बहुत अच्छी पहल है, और इससे बहुत अच्छे, मतलब एज़ फार एज कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज़ कंसर्न, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और आप ये मान लें कि जो भी ये डेवलपर्स ने किया है, चाहे वो किसी एक प्रोजेक्ट का पैसा दूसरे के ऊपर रूट करने का ताल्लुक़ हो या प्रोजेक्ट को डिले करने का ताल्लुक़ हो, इसकी 95% कोई भी जेन्युइन रीज़न किसी डेवलपर के पास ये करने का नहीं होता है। ये ज़्यादातर किसी आदमी के गलत मोटिव का नतीजा होता है। इसमें कहीं कोई ट्रेड की ऐसी कोई 95% मैं कह रहा हूँ, ट्रेड की कोई ऐसी टेक्निकलिटी इन्वॉल्व नहीं है जिसकी वजह से ये करना ज़रूरी है। जितने भी पहलू आपने कहे, ये सारी चीज़ें इस रेगुलेटरी एक्ट में प्रोवाइडेड हैं, और इन सब सारी चीज़ों से आपको जो प्रॉब्लम आज की तारीख जो अब तक आती रही है, उन सब सारी चीज़ों से निजात मिलेगी। और ये मैं मानता हूँ कि ये अच्छा, प्रॉपर, लीगल, ऑथराइज्ड, प्रोफेशनल काम करने वालों के लिए एक बहुत अच्छा एक्ट है, और गलत काम करने वालों के लिए एक बहुत बड़ी रोक है। खालिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। घनश्याम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सत्र का समय इतना ही सीमित था। थैंक यू।